Good afternoon, sir. How are you all? कैसे हो सब लोग? Sir, fine. बढ़िया सर। ओके, तो लास्ट में हम कहाँ पर चल रहे थे? सर आज कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स, सर लास्ट में हमने वोटिएट लिबरल नेशनल स्टैंड फॉर कर लिया था और आज हमें कंजर्वेटिव वाले से वॉइस बेटा क्लियर नहीं है। Am I audible to all of you? सर Yes, sir. यस सर New conservatism after 1850 टॉपिक 2.3 से स्टार्ट करना है। Your सर न्यू voice कंजर्वेटिव से बेटा नहीं प्रॉपरली मेरे को सुन रहा है। सर इससे पहले 2.3 सर टॉपिक 2.3 ओके, लेकिन मेरे को तुम्हारी वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही बेटा? यस सर, मुझे भी क्लियर नहीं आ रही उनकी वॉइस। सर मुझे आई बिलीव पीछे से कोई वॉइस आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई बोल रहा है या फिर टीवी चल रहा है या गाना चल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। एनीवेज, स्टार्ट करेंगे। यस सर। यस सर। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? आज कौन पढ़ेगा? मानवी, Yes, sir. पढ़ोगे बेटा? Yes, sir. अच्छा मानवी, लास्ट टाइम कब पढ़ा था? Sir, first class में. उसके बाद से अभी तक नहीं पढ़ा है? No, sir. अच्छा, कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने आज तक पढ़ाई नहीं जब से सेशन शुरू हुआ है? There are almost 30 people here. कोई ऐसा है जिसने अभी तक ना पढ़ा हो एक भी बार भी जब से 10th क्लास का सेशन शुरू हुआ है? मानिक, मुझे लगता है इसने पढ़ा है। क्रिश, नमन, Yes, sir. नमन पढ़ा है तुमने? बेटा माइक क्यों काम नहीं कर रहा है आपका? या तो स्पीकर ले लो। ये एक सेकेंड बेटा, या तो अपना वो ले लो, क्या नाम बोलते हैं उसको, ईयरफोन ले लो, बहुत सस्ते आते हैं आजकल तो। 40 रुपए 50 रुपए का ईयर पीस आता है, उसे ले लो। 100 रुपए का आ जाएगा मैक्सिमम। बल्कि फोन का माइक आपका काम नहीं कर रहा है, थोड़ा मुझे स्ट्रेंज लगा। ये स्कूल वाले बहाने यहाँ मत बनाया करो कि मैम मेरा माइक काम नहीं कर रहा है। ऐसे पढ़ोगे नहीं तो फिर तो सबको दिक्कत होगी ना, तुमको खुद को दिक्कत होगी। मार्क्स कैसे आएंगे इस एग्जाम में? एनीवेज, नेक्स्ट क्लास तक इसको आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई एम मेकिंग इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सभी लोग अपने माइक्रोफोन्स को प्लीज चेक कर लीजिए। फोन अगर आपका सही काम नहीं कर रहा है या उसमें ईयरफोन लगवा लीजिए अलग से आप लेकर के, ब्लूटूथ का ईयरपीस ले लीजिए। घर पे होगा पक्का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि Yes, किसी sir. भी के साथ कोई ईयरफोन या हेडफोन नहीं आया हो। किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ईयरफोन आया होगा। आपके पेरेंट्स में से किसी के में आए हो, फादर के, मदर के, आपके ब्रदर के, आपके सिस्टर के, आपके अंकल के, दादा दादी, नाना नानी, किसी के पास जरूर ऐसा फोन होगा जिनके पास स्पेयर ईयरपीस होगा या उनका खुद का ईयरपीस होगा जो 1-1.5 घंटे के लिए आप बोरो कर सकते हो, राइट? तो प्लीज उसको ले लो, और या फिर अपने फोन को आप लोग रिपेयर करवा लो, क्योंकि मैं सबको बोलने वाला हूं पढ़ने के लिए, राइट? डिड यू गेट इट एवरीबॉडी? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। ये मुस्तफा चौधरी नाम से बच्चा कौन है? सर आनम है।
सर मैं हूँ अनम। यस सर अनम। आनम, तुमने पढ़ा था इस बार? नो सर। तो जब मैंने पूछा था तो बोले क्यों नहीं थे? डर लगता है क्या पढ़ने से? सर मेरी गलती निकल जाती है ना तो फिर मुझे अजीब सा लगता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी है जिसने कभी कभी कोई गलती नहीं करी हो? सर करते हैं, सभी लोग गलती करते हैं। तो फिर अगर कोई गलती नहीं करेगा तो वो भगवान नहीं बन जाएगा? यस सर। तो फिर डरना क्या? ठीक है, ये जितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना बेटा, सब गलती करते हैं। अगर सब गलती, कोई ना गलती ना करे तो सबके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे हर सब्जेक्ट में। थोड़ी बहुत गलती तो सभी लोग करते हैं ना। तो चलता है, ऐसा परेशान मत हो, और उसको ठीक करने के लिए तो मैं हूं। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। और सब लोग गलती करते हैं, इनफैक्ट एवरीबॉडी, लाइक वी टीचर्स समटाइम कमिट सम मिस्टेक्स। हमसे भी गलती हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो इस बारे में परेशान नहीं होना है, आराम से पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, निधि ने नहीं पढ़ा है और अनम ने नहीं पढ़ा है, और भी कोई है जिसने नहीं पढ़ा है? यस सर। पूछनी थी सर, कल के मयंक? मैंने भी नहीं पढ़ा। सर सर कल के टेस्ट में से भी क्वेश्चन आएंगे क्या? कल के टेस्ट में बेटा इसी में से आएंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप में से। किसमें से? ज्योग्राफी? नहीं नहीं बेटा, जो पढ़ रहे हैं जो। ओके। अच्छा, एक मयंक प्रजापति, ये बच्चा क्या नाम है बेटा तेरा? सर मयंक प्रजापति। मयंक ही नाम है, ओके। तुमने नहीं पढ़ा है। और कोई बच्चा और बचा? सर कविश। कविश ने नहीं पढ़ा है, वेरी गुड। ठीक है, तो आज इन चारों से शुरू करते हैं, बाद में देखते हैं। अच्छा, नमन ने भी नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले नाम आता है अनम का, क्योंकि ए से अल्फाबेटिकली चलेंगे तो अनम से स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट किसका आता है। ठीक है, अनम यस सर। शुरू कर दे बेटा, फटाफट से पढ़ना। एक पैराग्राफ पढ़ के रुक जाना, ठीक है? फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है और रुक जाना है। Okay, sir. A new conservative after 1850, following the defeat of Napoleon in 1850, European governments were driven by a spirit of conservatism believed that established traditions in institutions of state of society like the monarchy of this social heart here. सर ये क्या है? कहाँ बेटा? हायरार्की। सर आई थिंक वो हायरार्की पूछ रहे हैं। Hierarchy, property, and the family should be preserved. Most conservative, however, did not property are return to the society of revolutionary days. Rather, they realized from the change intended by Napoleon that modulations could in fact strain traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army and effective fusionary a dynamic economy. That evolution of feudalism and suffragam could strengthen the authorical monarchy of Europe. ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप बेटा।
अनम, यस सर। बेटा मैंने तुमको लास्ट टाइम जब पढ़े थे तो मैंने कुछ होमवर्क बताया था करने के लिए घर पे, यस सर। क्या बताया था? सर इम्प्रूव करने को बोला था। नहीं, इम्प्रूव करने को तो बोला था, उसका टेक्निक क्या बताई थी? बार बार पढ़ने को बोला था। हाँ, और उसका एक और चीज बोली थी मैंने कि नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हों, ठीक है, मान लीजिए हम, आपको पता है आज हम 2.3 से शुरू करने वाले हैं या 2.6 से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले फॉर एग्जांपल, तो हमें ये करना है कि वो 2.6 से लेकर के आगे के 2-3 पैराग्राफ्स अच्छे से पढ़ लेने हैं खुद से 2-3 बार। उससे क्या होता है ना कि हम एक वर्ड को एक बार में अगर हेजिटेशन की वजह से ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम अगर उसे 2-3 बार ट्राई करेंगे तो हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर किसी वर्ड को आप नहीं समझ पा रहे हो तो गूगल पे ना अगर आप उसे टाइप करोगे तो वो टाइप को उसका मीनिंग लिखा आता है, वहीं पे सामने ना उसके स्पीकर बना हुआ होगा, उस स्पीकर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो साउंड बताएगा कि कैसे बोलना है उस वर्ड को, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। है ना। तो अभी जैसे जितने भी वर्ड्स तुमको प्रॉपर नहीं बोल पा रहे थे, फॉर एग्जांपल जैसे हिरार्की हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, या फिर आपका ब्यूरोक्रेसी हो गया, या स्ट्रेंथन हो गया, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हो गए, जितने भी ये वर्ड हैं जो आप नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हो, इन वर्ड्स को आप गूगल पे लिखो और जब वो जैसे एंटर करोगे तो सामने ना उसमें स्पीकर बना हुआ आएगा, उस स्पीकर पे जैसे क्लिक करोगे उस स्पीकर पे आपको वो साउंड करके दिखाएगा कि उसको कैसे बोलना है। हाँ बेटा बोलो। यस सर। सर नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं ही पढ़ूंगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट इसको पहले बता देते, ठीक है, फिर आगे बढ़ते। मनोज क्या हुआ, बार बार ये बार जा रहा है बच्चा फिर ज्वाइन कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? एनीवेज देखो नेपोलियन हार गया था 1815 में। यस सर। ठीक है। यस सर। कौन बताएगा कौन सा वो था वो युद्ध, बैटल क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ वाटरलू। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब जितनी भी यूरोप की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी वो सब लोग कंजर्वेटिज्म की तरफ बढ़ रही थी। अबे कंजर्वेटिज्म क्या है देखते हैं इसको। कंजर्वेटिस्ट बिलीव्ड that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchies, property and the family should be preserved। मतलब कंजर्वेशन करना चाहिए, प्रिजर्वेशन करना चाहिए। किसका प्रिजर्वेशन करना चाहिए? पुरानी जो चली आ रही पीढ़ियों से हमारी जो जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं, हमारा कल्चर जो है, जो पॉलिटिकल जो हमारा कहना चाहिए लीडरशिप है, या फिर कंजर्वेटिज्म एक और चीज है कि वो जो हमारी जितनी भी पुरानी रीति रिवाज हैं या हमारी जो धर्म जो हमें सिखाता है वो सब, तो वो सब चीजें पुरानी चलती आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सर जैसे नया एजुकेशन सिस्टम कह रहा है सर, नई पुरानी लैंग्वेजेस को 5th तक पढ़ाएंगे सर, वैसे ही ना? मतलब देखो थोड़ा सा समझने वाला है, हाँ वैसे ही थोड़ा बहुत। कंजर्वेटिव्स बेसिकली लॉजिक ये सोचते हैं कि जो पुरानी चीजें हमारी हैं वो एज इट इज बनी रहनी चाहिए, तभी हमारा समाज जो है वो चलता रहेगा, वरना जैसे ही हमने चीजें बदलने की कोशिश की वो खत्म हो जाएगा। For this they give the examples of different civilizations including Indus Valley civilization, Mauryan Empire, Mesopotamian civilization, Egyptian civilization, Sumerian civilization, child civilization, lots of civilizations and empires। ठीक है, वो सबका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ही इन्होंने बदलाव करने की कोशिश की वो खत्म हो गए। जैसे कि हम देखते हैं कि अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यस सर। और जैसे ही उसने बुद्धिज्म को ऑप्ट किया, मौर्यन साम्राज्य खत्म होता चला गया, ठीक है। तो मतलब चेंजेस खराब है उनके लिए। हाँ, मतलब वो ये कहते हैं कि अगर हमने अपने बेसिक जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो बेसिक गवर्नेंस है, जो बेसिक बिलीफ है, जो फेथ्स हैं, जो कल्चर है, उसको अगर हमने छोड़ दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। ये उनका अप्रोच है, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया यहाँ तक कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कैसे उनके लोग कौन होते हैं? क्लियर है क्या? yes, sir. अच्छा, ये लोग चाहते थे कि भाई जो मोनार्की है, जो चर्च है, जो उनकी पावर्स हैं वो उनको वापस मिल जाए
और सब चीजें पहले जैसी हो जाएं जैसी लुई 16 के टाइम पे या उससे पहले थी। ठीक है, ओके सर। मतलब मोनार्की वाला सिस्टम वापस लाना चाह रहे हैं। मोनार्की और चर्च और वो जितना भी सब पावर था वो 3 स्टेट्स का, वो सारा कुछ, वो सब कुछ। ठीक है, ओके सर। Most conservatives, however, did not propose a return of society for pre-revolutionary days. अब आप ये सोचो, हाँ होल्ड रिजिम जैसा, वो ये नहीं कह रहे थे कि पुराने जो हमारे प्री रेवोल्यूशनरी डेज है वो वापस आ जाए। मतलब ऐसे ही हमारा जैसा कुछ था वैसा तो नहीं चाहते थे वो लोग। They realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen the traditional institution like monarchy. Now they believed, or they were understood by this. जैसे ही नेपोलियन आया, नेपोलियन ने क्या किया, थोड़ा सख्ती से पेश आया, उसने अपनी बातें लोगों को मनवाई। डिक्टेटर था ऑब्वियसली, तो जो वो कह रहा था वो उसका रूल चल रहा था। तो उसने, लोगों ने देखा कंजर्वेटिव्स ने कि यार अगर हम ऐसे चलते हैं तो इससे मोनार्की ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगी। ठीक है, इट कुड मेक, हाँ कुछ बोल रहे हैं बच्चा शिवांश? बेटा आपकी वॉइस बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। सर ठीक है। हाँ अभी पहले से बेटर है। हाँ क्या बोल रहे हो? सर मतलब अब कंजर्वेटिव्स अपनी मोनार्की लाना चाहते थे। हाँ अपनी मोनार्की एक तरीके से। सर मतलब पावर उनके पास हो। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। इट कुड मेक हाँ ठीक है, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. अब बेसिकली इन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम उस तरह से रूल करते हैं मोनार्की को जिस तरह से नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप को यूज किया है, तो हमें जो एक तो हमारी ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, इकोनॉमी हमारे पास अच्छी आ जाएगी, आर्मी हमारे पास मॉडर्न तरीके की आर्मी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, उससे क्या होगा, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज बनेंगी। ठीक है, यस सर। ओके, नाउ 1815 representative of European powers like Britain, Russia, Prussia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to drew up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. अब देखो क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने मिलकर के फ्रांस के नेपोलियन को हराया था, जैसे ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रूशिया यानी जर्मनी वाला एरिया हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का ऑस्ट्रिया वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इन लोगों ने बेसिकली नेपोलियन को हराया था। अब ये लोग वेना में एक सेटलमेंट के लिए रुके, यूरोप के सेटलमेंट के बारे में बात होने लगी। और कांग्रेस यानी जो ये मीटिंग थी, कांग्रेस मतलब कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस माने एक मीटिंग, ये बेसिकली होस्ट की थी। किसने होस्ट की थी? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ेंगे। कौन बच्चा बोला था, हमने किसके लिए बोला था पढ़ने के लिए? नेक्स्ट कौन आएगा? ए के बाद किसका नंबर आ रहा है? कविश। कविश, हाँ बिल्कुल कविश। कविश के बाद मयंक, मयंक के बाद शिवांश। और भी कोई रह जाएगा तो मेरे को बताना। सही स्टार्ट। हाँ बेटा एक सेकंड रुको, मैं इसको जरा फिक्स कर दूं सही जगह। चलो पढ़ो। In 1815, represent powers Britain, Russia, who had वॉइस इज collectively ब्रेकिंग बेटा। Napoleon सर वो इस कविश, to draw up a settlement Kavish? for Europe. कविश, Yes, sir. Yes, sir. Kavish, your voice is breaking a lot.
सर अब ठीक है। बेटा शुरू से शुरू करना। एक सेकंड, शिवांश ने कोई कुछ क्वेश्चन पूछा है। शिवांश, जस्ट लेट मी चेक। शिवांश क्या पूछ रहा है? ऑटोक्रेसी क्या होती है? मतलब बेटा ये एक तरह का ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें एक ही लीडर होता है, ठीक है, मतलब उसी की बात मानी जाएगी। ही इज द सुप्रीम पावर, ठीक है। हाँ, मतलब वो डिक्टेटर था। डिक्टेटर ये होता है थोड़ा सजा ज्यादा कड़ी वगैरह देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप गलती से पकड़े गए तो आप डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, या आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। इस तरह की खतरनाक सजाएं देते हैं। ऑटोक्रेटिक एम्पायर में क्या होता है कि उतनी खतरनाक सजाएं नहीं होती है, लेकिन लीडर एक ही होता है फिर भी। मतलब इट इज समवॉट डिक्टेटरशिप, समवॉट, ठीक है। और डिक्टेटर में ना एक चीज और होती है कि हेरिडिटरी नहीं होती, कि अगर बाप राजा है तो वो बेटा भी राजा ही होगा, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन मेजरली अगर आप ऑटोक्रेटिक एम्पायर्स में देखोगे, मोनार्की में देखोगे तो ऐसा ही होता है। हालांकि अब क्या हो रहा है, डिक्टेटरशिप में भी यही होने लगा है। फॉर एग्जांपल तो अगर हम देखें तो कोरिया में जो नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट है, जहां पर किम जोंग उन है, उनके पिताजी भी वो थे, उनके पिताजी भी वही थे, उनके पिताजी, मतलब इस तरह का सब उसमें भी चल रहा है, ठीक है। चलो बेटा कविश पढ़ दो फिर फटाफट से। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. ठीक है बच्चा। अच्छा कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं आए? मोक्षिका? यस। चलो ठीक है। जैद तुम भी एक्सप्लेन करना चाहते हो? यस जैद? यस सर। मोक्षिका बेटा नेक्स्ट टाइम तेरे को मौका दूंगा। जैद ने पहली बार बोला है एक्सप्लेन करने के लिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड जैद। चलो एक्सप्लेन करो। सर 1885 में यूरोपियन पावर थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रेलिया, उन सब ने मिलकर सर नेपोलियन को हरा दिया था। और फिर बाद में उन्होंने एक वियना में मीटिंग बनाई थी मिलने की सबने, जो कि होस्ट करी थी ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने। द ट्रीटी ऑफ वियना सर जो यूरोप में जो चेंज लाए गए थे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, सर उसे उन सब के बारे में सर बात करने के लिए वो मीटिंग सर ड्रॉ करी गई थी। जो बर्बन डायनेस्टी थी, जैसे लुइस 16 था, उसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में सर खत्म कर दिया था। वो उसकी जो पावर थी वो छीन ली गई थी, और टेरिटरी और सर जो फ्रांस था उसने टेरिटरी अपनी लॉस्ट कर दी थी जब नेपोलियन हार गया था। और सीरीज ऑफ स्टेट सर सब फ्रेंच की बाउंड्रीज के पास सर सीरीज बना दी गई, जिससे जो फ्रेंच है वो ज्यादा बढ़ ना सके आगे, मतलब फैला ना सके अपने आप को फ्यूचर में।
thus the kingdom सर नीदरलैंड में जो बेल्जियम पार्ट है वो सेट करा गया नॉर्थ और गेनोवा और ऐड करा गया पार्लियामेंट इन द साउथ। सर इसके बाद से सर आप ही एक्सप्लेन। मोक्षिका, यस सर। you give it a shot. ओके सर। सर मैं पहले एक लाइन से शुरू करती हूँ सर, शायद ये इसमें भी है फ्रेज कि व्हेन फ्रेंच स्नीजेस द होल यूरोप गॉट गेट कोल्ड। सर इसका मतलब है जो चीज़ फ्रेंच में होती थी ना वो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में आई जाती थी। तो जब नेपोलियन की डिफीट हुई थी तो उसके बाद शुरुआत से बेटा। यस सर, शुरुआत से ही बता रही हूँ, फ्रॉम द फर्स्ट से बता रही हूँ। तो सर जब नेपोलियन की बोनापार्ट की डिफीट हुई थी 1815 में, जो एक मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके की थी और पहले एक 1813 में भी वॉर लड़ा था उन्होंने उसके खिलाफ, पर उसमें उनकी शायद जीत हो नहीं पाई थी। तो 1815 में उन्होंने इन लास्ट नेपोलियन बोनापार्ट को हटाने में सक्सेसफुल हुए थे। तो उस टाइम पे लुइस 18 जो थे वो फिर फ्रांस के राजा बन गए थे। तो जब वहाँ पे कंजर्वेटिज्म दोबारा शुरू हो गई थी तो फिर होल यूरोप में भी इसकी आइडियोलॉजी दोबारा बनने लगी। तो ये हमने फर्स्ट पैरा में पढ़ा है कि दोबारा से कंजर्वेटिज्म का वो जो आइडियोलॉजी थी वो लोगों में दोबारा आने लग गई थी। जो बेसिकली जो रूल कर रहे थे उनमें वो सोचने लग गए थे कि हो गया जो होना था, रेवोल्यूशन जो चेंजेस होने थे हो गए, कोई फायदा वैसे भी नहीं हुआ, फिर हमें कोई ना कोई आके रूल ही कर लेता है, तो इससे अच्छा जो हमारी पहले चल रही थी गवर्नमेंट उसको ही रूल करने देते हैं। तो फिर क्या हुआ, जिन जिन कंट्रीज ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था प्लस फ्रांस, इन सब ने ना वीना में जाके एक बेसिकली एक सेटलमेंट करी जिसमें इन्होंने ये मतलब बेसिक इसका मोटिव ये था कि जो नेपोलियन ने जो स्टेट्स ऑक्यूपाई करी थी अपने राज में, उन स्टेट्स को दोबारा उन्हीं के पास लौटा दिया जाए जो जिसकी डायनेस्टी की है। तो क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वेने जो 1815 में हुई थी उसके अंदर जो बॉर्बन डायनेस्टी थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर पूरी तरीके से मतलब ख़त्म कर दी गई थी या कैसे भी कह ली जाए, उसकी पावर ख़त्म हो गई थी, उसको दोबारा रिस्टोर कराया गया। जो फ्रांस ने जो बेसिकली नेपोलियन के टाइम पे जो फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज बढ़ा ली थी उनको वापस उन्हीं स्टेट्स को दे दिया गया जिसकी वो थी, और एक स्टेट की सीरीज बनाई गई, जैसे जो सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप टू द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और आगे चल के अब दोबारा कोई रूलर आए और फिर दोबारा एक्सपेंशन ना करने लग जाए, अपनी टेरिटरीज ना बढ़ाने लग जाए, तो एक सीरीज ऑफ स्टेट्स को ऐसा कह दिया गया कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं, आप इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं कभी भी अगर आगे भविष्य में भी रूल या फिर अपना रूल नहीं जताएंगे। जैसे thus the kingdom of Netherlands which included Belgium was set up in the north and Genoa was added to the period in the south। ये बाउंड्रीज की बात चल रही है जो फ्रांस की बनाई गई। Persia was given important new territories on its western frontiers while Austria was given control of northern Italy। अब जो बेटा पर्शिया या प्रूशिया? प्रूशिया, सॉरी सर। हाँ, पर्शिया तो ईरान हो गया, प्रूशिया हो गया जर्मनी वाला एरिया। सर वो मैं उसको रशिया पढ़ने वाली थी, फिर मैंने पी देख लिया तो वो एकदम अलग ही वर्ड निकल गया। कोई बात नहीं। न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स प्रूशिया भी जो था हमने वहाँ देखा था कि वो भी ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, तो प्रूशिया भी एक कंट्री थी जिसने नेपोलियन को हराया था तो उसको भी कुछ टेरिटरीज दे दी गई। ऐसे ही जो ऑस्ट्रिया था उसको नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। बट अब बात वो आई थी कि जो 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने अपने टाइम पे जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनाया था उसको इन्होंने नहीं छुआ, उसको उन्होंने कहा ठीक है भाई जैसे चल रहा है उसको अभी फिलहाल के लिए चले रहने देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given portion of Saxony। ये पार्ट्स की बात चल रही है कि रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, while जो प्रूशिया था उसको सेक्सोनी का कुछ पार्ट दे दिया गया। बेसिकली जो इसका इन लास्ट मेन इंटेंशन था वो यही था to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। कि conservative order मतलब अपने रीति रिवाजों से चलने वाला जो ऑर्डर था उसको दोबारा लाया जाए, और जैसे पहले मोनार्कीज का सिस्टम चलता था जैसे राजा का बेटा राजा फिर आगे उसका बेटा, वही वाला सिस्टम दोबारा लाया जाए। अब
इसके बाद जो सोसाइटी थी वो क्या सोच रही थी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर अब फ्रेंच रेवोल्यूशन देख के वो भावना भी अंदर से गई नहीं थी। ये बात उसकी चल रही थी जो बेसिकली अपर वाले थे, जो रूलिंग स्टेट थी, ये तो उन लोगों की आइडियोलॉजी थी। मेन जनता थी, जो मिडिल क्लास था या जो लिटरेट मिडिल क्लास था, वो अभी भी लिबरलिज्म के बारे में और उन सब आइडियोलॉजी के बारे में सोच रहा था। तो आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा फिर दोबारा कुछ ना हो जाए, तो इसलिए सेंसरशिप ऑर्डर्स लगा दिए गए, सेंसरशिप लॉज लगा दिए गए, जैसे जो न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक आइडिया हो गया था कि लोगों में ये भावना फैलती कैसे है, बुक्स से फैलती है, प्ले से फैलती है, सॉन्ग से फैलती है, न्यूज़पेपर से फैलती है। तो इन पे सेंसरशिप लॉज लगा दिए गए कि जो हम दिखाना बेटा चाहते ये तो भी पढ़ाई नहीं है, रुक जा ना। ओके बहुत आगे पहुंच गए। सर एक डाउट था, जो प्रुशिया वाला रीजन है सर, वो आज कहाँ पे लाई करेगा? जर्मनी में? प्रूशिया या पर्शिया? सर प्रुशिया। प्रूशिया जर्मनी है बेटा। ओके सर। प्रूशिया जर्मनी सर हो अब गया अब और पर्शिया हो गया ईरान। या फिर जर्मनी में ही आता है? यूक्रेन तो खुद बहुत छोटा सा ही है ना बेटा। सर आपने अभी प्रूशिया का क्या बताया था, एक बार दोबारा रिपीट। प्रूशिया हो गया जर्मनी वाला पार्ट। अच्छा, सेक्सोनी जो तुमने ऊपर पढ़ा है ना, सेक्सोनी वाला पार्ट, सर जो प्रूशिया को दे दिया गया था, जो प्रूशिया को मिल गया था, उसके साइड वाला पार्ट यूक्रेन है, बिल्कुल वहीं पे यूक्रेन है। ओके ओके, तो प्रूशिया हो गया जर्मनी, पर्शिया हो गया ईरान, जिसको फारस भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। यस सर। आपने पढ़ा है फारस की खाड़ी या बे ऑफ फारस, बे ऑफ प्रूशिया? यस सर। सॉरी, बे ऑफ पर्शिया। जो प्रिंस ऑफ पर्शिया सुना है ना आपने, सब गेम प्रिंस ऑफ पर्शिया? यस सर। सर पोरस गेम सुना है, किसने नहीं सुना? स्टूडेंट्स, किसी ने वो वाला गेम सुना है, उसका नाम प्रिंस ऑफ पर्शिया? तो उस पे तो मूवी भी थी। वो पर्शिया बेसिकली वही है, वो ईरान वाला ही इलाका है। सर मैंने नहीं सुना, एक बार बता दीजिए क्या स्टोरी है पोरस की, जो ये टीवी पे आया करता था। पोरस नहीं बेटा, पोरस तो इंडिया में है। वो तो अलग है। पोरस तो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के टाइम पर जो आपका इंडस वैली वाला पार्ट है ना, इंडस के आसपास वाला पार्ट। सर मुझे ऐसा सुनाई दिया, बार बार पोरस कह रहे हो, मैंने कहा पोरस और पर्शिया कभी राजा रहा हो वो आता? नहीं, पर्शिया जो है वो ईरान में रहा है। ईरान हो गया अफगानिस्तान के आगे तेहरान और ईरान वाला इलाका। ओके ठीक है, जहां पर आपका ये जा रहा है, जहां पर अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कहीं पे वो जहाज फंस गया था, याद है किसी को? यस सर। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के आसपास सर स्विस के नाम, नेचुरल गैसेस का बहुत बड़ा वहां पर स्विस कैनाल में फंस गया था। स्टॉक है, स्विस कैनाल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर। ठीक है, तो वो वाला जैद क्या बोल रहे हो बेटा, आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर जो वाला गेम है किंग्स ऑफ प्रूशिया, वो रियलिटी में बेस्ड है। नहीं समझ में आ रहा अभी भी, क्या बोल रहे हैं बच्चा? किसी और को सुनाई दे रहा है? सर वो शायद से पूछ रहे हैं कि जो गेम है वो रियलिटी पे बेस्ड है। पूरा फिक्शनल ही नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ, वो तो गेम है जस्ट फिक्शनल। मैंने सिर्फ वो नाम को रिकॉल करने के लिए बताया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है उसमें गेम। वो तो जस्ट ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए पढ़ेंगे आगे। आगे नेक्स्ट कविश के बाद किसका नंबर था? सर मेरा मयंक। ठीक है, मयंक, उसके बाद नमन, और फिर कौन रह गया? शिवांश। कोई और भी रह गया तो प्लीज बताइएगा। ठीक है मयंक पढ़ो। हाँ सर मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूं। regime set up in 1815 were autocratic. They did not एक सेकंड मयंक रुक जाओ, अभी किसी ने कुछ बोला, क्या बोला?
ये सर मैं कह रहा हूँ मैं 2-3 बार पहले पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुके हो? तो अभी तो बोला तुमने नहीं पढ़ा हो। नहीं सर मैंने नहीं बोला। नहीं बोला? अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। मयंक तुम पढ़ो बेटा। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. मोक्षिका बेटा, यस सर। अपना जो तुम बता रहे थे वहीं से कंटिन्यू करो एक बार इस वाले पैराग्राफ को समझाने के लिए, बिकॉज यू वर इन अ वेरी गुड कहना चाहिए फील, तो तुम अच्छे से बताओगे। जरा बताओ फटाफट से एक बार फिर से। सर उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को ना एक डर हो गया था, क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस कर ली थी वो चीज़ कि किस किस तरीके से रिवोल्यूशनरीज या रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ उठे थे। तो अगली बार वो चीज़ दबाने के लिए कि ऐसा दोबारा ना हो जाए, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान बना लिया था कि हम इस पर सेंसरशिप लॉज लगा देंगे। किस किस पे लगाएंगे? जिससे ये चीज़ें पहले फैली थी। जैसे हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखा था कि जो बुक्स थे, जो राइटर्स थे, वो आइडियाज़ अपनी बुक्स में लिखते थे, फिर वो लोग पढ़ते थे। तो बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब पे सेंसरशिप लॉज लगा दिए गए। जो वो दिखाना चाहते थे, जो वो पढ़वाना चाहते थे, जनता वही पढ़ती थी या जनता वही सुनती थी। तो एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया लोगों के सामने। बट एक चीज़ थी कि अब लोगों के ना दिल में बैठ गई थी वो चीज़ कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, लिविंग फ्री का मतलब, ऐसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो अब तक हम समझ नहीं पाए हैं बहुत लोग, तो उनके दिमाग में उस टाइम पे वो चीज़ें बैठना शुरू हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, जो मेन वो है ना, क्या बोलते हैं, जिन लोगों को रिवोल्यूशन लाना था वो अंडरग्राउंड हो गए। अब जो नेक्स्ट पैरा आएगा द रिवोल्यूशनरीज, उसमें वो उनकी अंडरग्राउंड स्टोरी चलेगी। मतलब उन्होंने वेरी ऊपर गुड, बस 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 बस, इतना ज्यादा एकदम उसमें मत आ जाएगा फ्लो में। सॉरी ठीक है कोई नहीं। एक चीज इसमें हमें थोड़ा समझना है बच्चों, देखो कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, वो वापस से अपनी मोनार्की तो उनको वापस मिल गई, राजा उनका लुई 18 बन गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ दोबारा से चलने लगा चीजें। उन्होंने क्या किया कि जिससे पहले वहां पर रेवोल्यूशन हुआ था वो चीजों को खराब करना उन्होंने बंद शुरू करना, मॉनिटर करना, मतलब चेक करना रेगुलर रेवोल्यूशन बेसिस पर शुरू कर दिया, फैलने उनको नहीं अपने देना था, कंट्रोल। सब बंद कर दीजिए। हाँ, उन्होंने सोचा कि इस बार हम वो काम होने नहीं देंगे जिसने पिछली बार हमारे को नुकसान पहुंचाया था। सच एज एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है 1857 में जो इंडिया की फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुई है, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी सब कुछ ऐसा ही यस किया था। सर, ठीक है, उन्होंने भी हमारे बहुत सारे हमारे साथ भी ऐसा ही कमीशंस हुआ लेकर था के आए थे, ना, बहुत जेल सारे में रूल्स बैठ एंड के रेगुलेशंस इसलिए लेकर के आए थे। हुआ। ठीक है, तो ये बस मैं इतना सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है कि राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि जो पिछली बार प्रॉब्लम हुई, पिछली बार लड़ाई हुई, पिछली बार गलती हुई जिसमें हम हार गए या लगभग हारने वाले थे, उसको हम दोबारा नहीं होने देंगे, और उसके लिए वो हट तिकड़म बनाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो न्यूज़पेपर्स थे, बुक्स थे, प्लेस थे, सॉन्ग्स थे, पोएट्री थी, पोयम वगैरह, वो सब स्टोरीज वगैरह, वो सब चीजों पे जिनमें भी आइडिया ऑफ लिबर्टी या फिर लिबरलिज्म या फिर फ्रीडम, ठीक है, इस तरह की बातें जहां पर आती थी, उन सबको इन्होंने बैन करना शुरू कर दिया, सेंसरशिप लगा दी वहां पर। और बेसिकली इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया आया था उसी को बंद करने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, वो ये प्रॉब्लम है कि कुछ जो चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप किताबों में पढ़ के याद नहीं रखते हो, यू जस्ट नो देम बाय हर्ट। ठीक है, और वो हमेशा आपके दिमाग में छपी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैं कहूं कि 8th क्लास में आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, शायद आप अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे, लेकिन बचपन में जो आपने पोयम याद की थी ना, वो आपको सबको याद होगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या फिर 5 लिटिल मंकीज फ्लीटिंग ऑन अ ट्री,
या और भी बहुत सारी जो पोएम्स आपने याद की थी, जॉनी जॉनी या फिर हमटी डमटी, ये भी जो भी आपने पोएम्स याद की होंगी, याद है ना? यस यस सर। यस सर। एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली इसलिए पसंद होती है क्योंकि हमें वो पसंद होती है, खुश होते हैं हम लोग उन्हें सुन के, ठीक है? तो इसलिए हमें वो अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं, वो बाय हार्ट हो जाती है हमको। सेम चीज यहाँ पर हुई, लोगों को याद रहा कि हमने जो युद्ध लड़ा था, जो प्रॉब्लम्स हमने हमें फेस की थी रेवोल्यूशन से पहले, वो कितनी खराब थी और हमें उनको कैसे, हमें उनमें से निकलना था, हमें कैसे लिबरलिज्म समझना था, हमें इक्वालिटी के बारे में बात करनी है, हमें किसी को बर्थ राइट, किसी को कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, इस तरह की बातें सोचनी है। तो ये चीजें लोगों के दिमाग में बस गई थी और इससे छुटकारा पाना तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी हाथ में था, ठीक है? ये सब वाइल्ड फायर की तरफ फैल गई। हाँ, तो फिर वहां पर रेवोल्यूशनरीज निकल के आए और वो क्या रेवोल्यूशनरीज हैं, कैसे वो सामने आते हैं, क्या होता है, वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। सब प्री ठीक है, प्लान्ड थे ना, एक बार पहले की तरह नहीं थे ना? क्या बोल रहा है कृष्णा? जब पहले जब रिवॉल्यूशन हुआ था तब जैसे इंडिया में भी हुआ था कि टुकड़ों टुकड़ों में हो गए थे, जिस कारण से आसानी से हरा दिया था उन्होंने। पर दूसरी बार जब हुआ था तब एक साथ मिलके फिर जीत गए थे। तो सर इस बार भी वैसा ही हुआ था ना इधर भी? पहली बात तो इंडिया में दूसरी बार कोई युद्ध नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स अपने आप छोड़ के चले गए, ठीक है? पहली बार जो युद्ध हुआ था वो प्रॉपर युद्ध हो ही नहीं पाया क्योंकि टाइम से पहले ही वो आउटब्रेक कर गया था, ठीक है? यस सर। तो इसलिए इसलिए वो दोनों बार ही मैं उसे ऐसे ऐसे कोई युद्ध नहीं देखता हूं, पर हाँ इतना जरूर है कि एटलीस्ट 1857 में युद्ध की लड़ाई जरूर लड़ी गई थी, छोटी छोटी बैटल्स हुई थी जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी जान दी। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई हो या तात्या टोपे हो या कुंवर सिंह हो या नाना साहब पेशवा हो या बेगम हजरत महल हो या, ठीक है? तो इन लोगों ने हमेशा अपनी, इन लोगों ने मतलब एक्चुअल में, हालांकि थोड़ा सा एक मोटिव इनका ये था कि इनकी खुद की जो जमीन है या इनका खुद का जो कहना चाहिए जो इनकी वहां पर मोनार्की है उसको बचाने के लिए भी इन लोगों ने युद्ध लड़ा था। तो एक कहीं ना कहीं वो भी मैं उसे एज अ बैड पॉइंट लेता हूं, ठीक है? मैं उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मानता, बट एनीवेज एटलीस्ट दे ट्राइड, ठीक है? यस सर। चलिए तो इसके आगे बढ़ेंगे। रेवोल्यूशनरीज किसको बोला है पढ़ने के लिए दोबारा? सर नमन। नमन, ठीक है नमन, शुरू करो। The revolutionaries. During the year following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. To be revolutionary at this time meant coming to oppose monarchical form that had been established after Vienna Congress and had to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw creation of national states as a necessary part of the struggle for freedom. सर आगे भी? हाँ बेटा, दोनों पैराग्राफ पढ़ दो। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonieri. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempt a revolution in Jiguara. He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Germany, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, and the German state. Maxine believed that God had indeed nations to be natural units of mankind. So Italy could not continue to be patchwork of the small states and the kingdom. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone
could be basic of Italian liberty. Following this model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini's relentless opposition to the monarchy and his vision of democratic republic threatened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. ठीक है, कौन एक्सप्लेन समय करेगा? है। मानस? यस सर मैम। चलो एक बार पहले मानस को करते हैं, फिर कृष्णा, अर्णव को ट्राई करेंगे, फिर नारायण को, फिर मनोज को। ठीक है? यस सर। ठीक है मानस, शुरू करो। फर्स्ट पैराग्राफ बताना बस तुमको, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ। ओके सर। सर जो हमने अभी लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, जिनको लिबरलिज्म वाली फीलिंग थी, उन्होंने जो हमने उनके बारे में पढ़ा कि उनके अंदर वो फीलिंग वापस जागने लगी। तो सर वो फीलिंग आई उनके साथ, और 1815 के बाद वाले जो ईयर्स थे, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव अमंग मेनी लिबरल नेशनलिस्ट। मतलब सर ये जो फियर था इन लोगों के बीच, मतलब ये जो इनको थिंक करना अलाउड नहीं था, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट हैं, इनको सोचना अलाउड नहीं था, तो ये अंडरग्राउंड हो गया सर। मतलब ये अंडरग्राउंड हो गया, मतलब ये अपने काम, मतलब अंडरग्राउंड हो जाना, मतलब सर ये छुप के अपना काम करते थे। सीक्रेट सोसाइटीज जो थी वो ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगा उनका, और अपना जो उनके आइडियाज़ हैं वो उसको स्प्रेड करते थे। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose the monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. सर इन जो सोसाइटीज़ हैं इनका पार्ट होना, ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं इनका पार्ट होने का मतलब ये था कि ये अपनी पूरी ताकत से, जो कि 1850 में वियना कांग्रेस ने मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया था, उसके खिलाफ लड़ना, और लिबर्टी और अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए उसके खिलाफ लड़ना है, जो उनका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव था उसके पीछे का। और most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. और इनमें से ज्यादा रेवोल्यूशनरीज थे जो कि लिबरल नेशनलिस्ट थे, मतलब जो रेवोल्यूशन करते थे, इनका ये मानना था कि नेशन स्टेट्स का क्रिएट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, नेक्स्ट किसके लिए बोला था मैंने? सर नेशन स्टेट का मतलब नेशनलिज्म जहाँ पे फॉलो ऐसी स्टेट्स ना। हाँ, मतलब एक ऐसे स्टेट्स जो एक नेशन की पॉलिसी में बिलीव करने लगे हों। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट किसको बोला था? सर कृष्णा को कहा था। कृष्णा? ठीक है, तो तुम बताओगे, रुको मेरे को एक सेकंड बताने दो, कहां तक? ओके, ही सब्सिक्वेंटली से पहले, मतलब टॉप 4 लाइंस। टॉप 4 लाइंस, ओके सर। जब फिर उनमें से जो हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था, उनमें से इंडिविजुअल इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेप मैजीना, जो जिनोविया 1807 में बॉर्न हुए थे, और ये मेंबर गिउसेपी मेजनी क्या? गिउसेपे मैजनी। सर जिनोवा ओके सर, जिनोवा में बॉर्न हुए थे 1807 में। तब फिर वो सीक्रेट सोसाइटी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो 1815 के बाद बनना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि नेशनलिस्ट को दबाया जा रहा था। तो सर वो जल्दी ही सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए, जो कार्बोनिया में थी, कार्बोनारी। पर वो एक यंग मैन थे, उनकी एज तब करीब 24 इयर्स थी, तो उन्हें एग्जाइल कर दिया था 1831 में फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लिंग्विस्टिया, क्योंकि वो अटेम्प्ट कर रहे थे रिवॉल्यूशन करना लिंग्विस्टिया में। तो फिर आगे भी करना है ना मेरे को, कंटिन्यू है? नहीं रुको बस।
सर मतलब उन्हें उसी ईयर में एग्जाइल कर दिया था जिस ईयर में उन्होंने ज्वाइन करी थी ये। तो मतलब 24 ईयर में उन्हें उधर से ही एग्जाइल कर दिया था अपनी मेन लैंड। सर एग्जाइल का मतलब देश निकाला, मतलब देश से बाहर चले जाना होता है ना उसमें। हाँ हाँ, एक तरीके से वनवास होता है। ओके सर, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट किसको बोला था एक्सप्लेन के लिए? अर्नब को? यस सर। ठीक है अर्नब, आगे तुम एक्सप्लेन करो इस पेज के लास्ट तक, बस जहां तक ये पेज है वहीं तक बस। ओके सर। सर हमने गुज़ेप्पे मज़ीनी के बारे में ये जान लिया कि वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और 1831 में उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था। उनका मेन रोल जो आता है वो इटली की यूनिफिकेशन में आता है। इसका मतलब कि उस टाइम पे इटली एज अ सिंगल एम्पायर एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम पे इटली कई सारे स्मॉल किंगडम्स का पैचवर्क मतलब एक तरह से अर्नब एक सेकंड, अर्नब जस्ट गिव मी यस सर। कृष्णा बेटा, जो चीजें मैंने इसको बताई है ना, क्या बोलते हैं आनंद को, मैं तेरे को भी बोल रहा हूँ यही चीज के लिए, ठीक है? तेरा पैशन तो अच्छा है, बहुत अच्छा पैशन है, तू हर चीज में इंटरफेयर करना चाहता है, हर चीज में पार्ट लेना चाहता है, वो बहुत अच्छा है। लाइक यू वांट टू लर्न थिंग्स, वो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड फॉर दैट, ठीक है, 5 स्टार्स। बट मेरा लॉजिक सिर्फ इतना सा और कहने का, मैं एक तरह को छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना आज, वो थोड़ा सा 1-2 बार पहले घर पे पढ़ लिया कर उसको खुद से। लाइक ट्राई टू प्रोनाउंस वर्ड्स और एक बार उनको गूगल पे टाइप करके उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके मीनिंग्स थोड़े एक बार चेक कर लिया कर। इट विल गिव यू अ बेटर कॉन्सेप्ट, अ क्लियरिटी इन योर माइंड, सो दैट जब हम क्लास में अगर तुमको पढ़ाने बोले या समझाने बोले, so you will have a better picture and you will make people better understand, ठीक है? ओके सर। सर स्क्रीन थोड़ी जूम कर लेना। क्या जैद? सर स्क्रीन जूम कर दो। स्क्रीन जूम कर दूं? ओके। अर्नब एक बार शुरू से शुरू करना बच्चा, मतलब जहां से भी तुमने शुरू किया था वहीं से। यस सर। सर हमने गुज़ेप्पे मज़ीनी के बारे में अभी पढ़ा, वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और 1831 में जैसा कि उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था क्योंकि उस टाइम पे वो एक रिवॉल्यूशनरी थे और वो एक रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट कर रहे थे। सर इसके बाद जो उनका मेन रोल आता है वो आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, क्योंकि उस टाइम पे जो इटली था वो एज अ सिंगल किंगडम, एज अ यूनाइटेड किंगडम एग्जिस्ट नहीं करता था। वो एज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट स्मॉल किंगडम्स एग्जिस्ट करता था, कई सारे छोटे छोटे राज्य मिला के, मतलब छोटे छोटे एरियाज, उसको एक ग्रुप को इटली कहते थे। तो मज़ीनी का मानना ये था कि गॉड है, उन्होंने मतलब नेशंस को बनने के रिगार्डिंग उनका गॉड का इंटरफेरेंस ये है कि नेशंस जो है वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड के। इट मीन्स कि मैनकाइंड को किसी को दबा के नहीं रखना है, किसी को एक्सप्लॉइट करके नहीं रखना है। नेशन जो है वो एक आइडियोलॉजी है जो कि यूनाइटेड स्टेट में ही मतलब यूनाइटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है और इसीलिए वो इटली को भी यूनिफाई करना चाहते थे। ये सेवरल एम्पायर्स को जो है इनको यूनिफाई करना चाहते थे ताकि इटली एज अ सिंगल किंगडम खड़ा हो पाए। इसमें उनका मेन रोल आता है सीक्रेट सोसाइटीज को सेटअप करने में। उनकी सीक्रेट सोसाइटी इन द सेंस, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वो डायरेक्टली रिवोल्ट नहीं कर सकते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत उन्हें एग्जाइल में भेज दिया जा सकता था, कई सारे इम्प्रिजनमेंट था, तो इसलिए उन्हें सीक्रेटली अपने इस प्लान को काम करने के लिए सीक्रेटली वर्क करना था और इसके लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी सेटअप करी। एक थी यंग इटली जिसे मर्सेल्स में सेटअप किया उन्होंने, एक यंग यूरोप जिसे उन्हें बर्ने में सेटअप किया और इसमें भी उन्हीं के जैसे यंग पीपल आते थे, सेम माइंडेड, मतलब जिनके थॉट प्रोसेस सेम थे, उनका एक ही गोल था और वो इस यूनिफिकेशन में अपना काम करते थे। उसके बाद फिर ये जो लोग थे, ये पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऐसे ही सब डिफरेंट स्टेट से आते थे और इसके बाद इनकी जो एक और सीक्रेट सोसाइटी है वो फर्दर इन्होंने जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, मतलब अपनी सीक्रेट सोसाइटीज को रिप्लिकेट करना चाहा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहा ताकि ये इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल रह पाए। इसके बाद फिर मज़ीनी जो थे वो एक सोशल ऑर्डर के एनिमी थे, मतलब एक तरह से कहें कि हम वो गरम दल के टाइप के नहीं थे। वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हुए सामने जो गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको चैलेंज कर रहे थे और बहुत हद तक
अपने इसी मेथड में वो उन्हें डिफीट भी कर रहे थे। तो इसीलिए मेटरनिस्ट जो यहाँ पे नाम दिया गया है, उन्होंने उन्हें डिस्क्राइब किया है एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मतलब उनसे टक्कर लेने लायक सबसे खतरनाक एनिमी उस टाइम के थे। सर डन। ओके, देखो एक चीज जो भी सब बताई सब बच्चों ने, कृष्णा ने या इन लोगों ने, वो बहुत अच्छा है। एक बस एक छोटा सा मैं ऐड करूंगा इसमें, ठीक है, कि उस समय पर भले ही बड़े कंट्रीज चाहे जितने भी थे, सब में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, या फिर वहां पर कोई मोनार्क था या डिक्टेटर था या कुछ भी था, लेकिन सबके दिमाग में कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात बहुत ज्यादा फैल गई थी, ठीक है। और लोगों ने ये कहा था कि हम जबरदस्ती क्यों किसी के गुलाम बन के रहेंगे, जबकि हमारे पास अपना खुद का देश है, ये हमारा अपना देश है, ठीक है। और इसी से क्या हुआ, नेशन स्टेट का फॉर्मूला डेवलप हुआ कि ये जो स्टेट्स हैं छोटे छोटे, ये बड़े एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो नेशन कैसे डिनोट होता था, वहां के कल्चर से, वहां के लैंग्वेज से, राइट। तो हमने देखा कि इटली में अगर हम देखें तो वहां पर छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के इटली जैसा आज हम देखते हैं यूरोप के मैप पर, इंडिया के वर्ल्ड के मैप पर, तो वैसा ही इटली नहीं था पहले। इट हैज सम 7 पार्ट्स ऑफ इट, और उसको पूरा वो फॉर्ज करके एक बनाना था यूनिफाइड रिपब्लिक में, ठीक है। तो ये काम जो है गिउसेपे मैज़ीनी काफी अच्छे से करना चाहते थे, लेकिन एक चीज थी कि ये लोग ये भी लिबरलिज्म को ही प्रैक्टिस करते थे, ये कोई बहुत ज्यादा मारपीट में विश्वास नहीं करते थे। और इसी वजह से मेटरनिश ने इनको क्या बोला है कि ये एक डेंजरस, मोस्ट डेंजरस एनिमी है, किसके, उनके सोशल ऑर्डर की, यानी जो उनके हिसाब से चीजें चल रही हैं, उनके हिसाब से जो प्रैक्टिस चल रही है चीजों की, उनके हिसाब से जो कहना चाहिए रूल ऑफ ऑर्डर चल रहा है, उसके सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन यही थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। एज ऑफ रेवोल्यूशन, नेक्स्ट किसको पढ़ना था? कोई रह गया जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा हो? ठीक है, कौन बच्चा कह रहा था कि मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ा है? कोई था जिसने कहा था मैं एक ही बार पढ़ाऊं? सर आपने निधि का भी तो नाम दिया था। किसका? सर निधि का। हाँ, निधि का भी नाम लिया था मैंने। निधि बेटा पढ़ो। सर नेक्स्ट पेज शो नहीं हो रहा मेरे स्क्रीन पर। क्या बोल रहे हो बेटा? सर नेक्स्ट पेज शो नहीं हो रहा मेरे स्क्रीन पर। नहीं समझ में आ रहा बच्चा तेरी बात मुझे एक्चुअल में। Anybody else can hear her? सर वो बोल रही है कि उसको नेक्स्ट पेज शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेज शो नहीं हो रहा? एज ऑफ रेवोल्यूशनरी जो मैंने दिखाया वो शो नहीं हो रहा है? यस सर, अब हो रहा है। तो वही तो पढ़ना है बेटा। The age of revolution, 1830 to 1848. As conservative regimes tried to consolidate their powers. Liberties and nationalism came to be increasingly associated with revolutions in many regions of Europe, such as the Italian and German state. The province of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalism belonging to the educated middle class elite, among whom were
profession, school teachers, clerks, and members of the commercial middle class. The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When France's monarchy once remarked, the rest of Europe catch cold. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. तुमको भी बच्चा काम करना पड़ेगा निधि, पढ़ने पे लगातार, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखना है ना बच्चा, ठीक है? कौन एक्सप्लेन करेगा? नारायण? यस सर। यस सर। अच्छा, अर्नव अभी तुमने करा था कि नहीं? यस सर, करा था। अच्छा ठीक है, तो अभी नारायण का नंबर है, ठीक है नारायण? अब वो कहाँ गया मनोज? यस सर। मनोज, where are you? Okay, ठीक है, आफ्टर नारायण देयर इज योर चांस। सर सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ, सर फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है कि दोनों? नहीं दोनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर जैसा कि हमने पढ़ा कि नेशनलिस्ट जो है वो अभी ग्रो कर रहे हैं कई सारे स्टेट्स में, गुसिपी मजीनी जैसे इटली में, और भी कई सारी जगह पे ऐसे नेशनलिस्ट और पावर में आ रहे हैं। तो ऐसे ही इटली और जर्मनी में जो कंजर्वेटिव्स हैं वो डरे हुए हैं और चाहते हैं कि अपने सारे जितने कंजर्वेटिव्स हैं वो सब चाहते हैं कि वो सब अपने पावर को एक कर लें, क्योंकि अगर अलग अलग रहेंगे तो सर हराना आसान पड़ जाएगा। इसलिए वो अपने पावर्स को एक करना चाहते हैं ताकि थोड़ा और पावरफुल बन सके वो। और वहीं पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये जो है बहुत रिवॉल्यूशन से और जुड़ने लगे। अब ये रिवॉल्यूशन करने की सोच रहे हैं कि अब ये रिवॉल्यूशन करके जो नेशन स्टेट्स बनाना चाहते हैं या लिबरलिज्म को लाना चाहते हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अब वो रिवॉल्यूशन से लाएंगे। ऐसे ही कई जैसे यूरोप का ये इटली और जर्मनी में ऐसे हुए थे, और से ही ओटोमन एम्पायर यानी टर्की और आयरलैंड और पोलैंड, इन सब जगहों पे भी ऐसे कुछ रिवॉल्यूशनरी और ग्रुप्स बनने लगे। और ये जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैं ये लिबरल नेशनलिस्ट के हेड थे इनके, ये इस ग्रुप्स को चला रहे थे, क्योंकि लिबरल्स और नेशनलिस्ट ही ऐसे थे उस समय जो चाहते थे कि नेशंस भी बने और उसमें लिबरलिज्म भी फॉलो हो। और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, जैसा हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो मेन है वो एजुकेटेड मिडिल क्लास ही आता है, क्योंकि मिडिल क्लास को प्रॉब्लम्स होते हैं मोनार्की से या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो मिडिल क्लास ही फेस करती है। इसलिए लिबरल नेशनलिस्ट जो था वो एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स या फिर और भी कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लिबरल नेशनलिस्ट ही ज्यादातर वही लोग थे। और जो फर्स्ट इनका जो पहला जो इन्होंने कदम उठाया, अपने रिवॉल्यूशन को पहला जो रिवॉल्यूशन किया वो फ्रांस में ही किया, क्योंकि फ्रांस में पहले से ही काफी लोग सोच रहे थे कि हमें वापस मोनार्की में नहीं जाना है, हमें जैसे हम फ्रीडम रिपब्लिक में थे, रिपब्लिक ही रहना है हमें, मोनार्की हमें खराब लगती है। इसलिए फ्रांस को ही चुना गया और फ्रांस में सबसे पहले हुआ। फ्रांस में जुलाई 1830 को जब हुआ तो बर्बन किंग लुइस 18 जो है उसको वापस जिसको पावर में डाला था वियना के उसमें वियना में अगर जो उसके वो बने लॉज वॉज, उसमें पावर में रिस्टोर किया गया था उनकी पावर्स को और वापस उसको हटा दिया गया। उस जो राजा बना था लुइस 18 उसको ओवरथ्रो कर दिया गया लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। और लुइस फिलिप एक
अब कुछ कुछ मुनार्क जो थे वो ऐसे भी थे जो चाहते थे कि मतलब हम लोग साथ में भी रह सकते हैं, मोनार्की भी हो और वहां पे सारे राइट्स भी मिले, इक्वल राइट्स भी मिले। और से एक जो मोनार्क थे वो लुइस फिलिप थे, तो उनकी मदद से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वापस फ्रांस में एस्टेब्लिश हुई। और इसी पे मेटरनिक जो हमारे ऑस्ट्रिया के वो थे जिन्होंने हेड किया था वियना, रिपब्लिक ऑफ वियना को, उन्होंने कहा कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप जो है उसको सर्दी हो जाती है। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर अब फ्रांस में अभी रिवॉल्यूशन हुआ है, अब कुछ दिन बाद पूरे यूरोप में फिर रिवॉल्यूशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी होता है तो पूरे यूरोप में वो तुरंत फैल जाता है। और ये हुआ भी, जब जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद ब्रुसेल्स जो जगह है यूनाइटेड किंग और सिख का मतलब ब्रुसेल्स जगह है, उसमें भी बेल्जियम जो है वो अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम्स जो नेदरलैंड्स का था उससे अलग हो गया वो, क्योंकि अब रिवॉल्यूशन जो हुआ उससे लोगों ने सोचा कि अब जब वहां हुआ है तो हमें भी अपनी जगह पे करना चाहिए, तो उन्होंने भी किया रिवॉल्यूशंस। और ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स में हुआ एक, तो उन्होंने भी जो बेल्जियम है उसको यूनाइटेड किंगडम से हटा दिया। सर डन। ओके, मुझे एक चीज पूछनी थी सर, ये ऑटोमन एम्पायर क्या है? अच्छा देखो, ऑटोमन एम्पायर बेटा एक एम्पायर है, जैसे बॉर्बन डायनेस्टी है वैसे एक डायनेस्टी है, एक एम्पायर है। और ये था जो ऑटोमन टर्की वाला एरिया है ना, यस सर। वहां पर सर इसमें जैसे आगे चल के लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीडर को हटा दिया, पर सर उस टाइम पे थे क्या ऑटोमन एम्पायर? ये इस अगर नेट पे सर्च करो तो इस्तांबुल करके कुछ का आता है, और यहाँ मुस्लिम लीडर बोल रहे हैं। बेटा तो इस्तांबुल किसकी वो है, कहना चाहिए यूरोपियन कैपिटल। एक सेकंड बाकी लोग शांत रहेंगे। इस्तांबुल किसकी यूरोपियन कैपिटल है, किस कंट्री की? टर्की की। टर्की कौन सा कंट्री है बेटा? अगर रिलीजियस बेसिस पे देखा जाए तो इट इज अ मुस्लिम कंट्री। यस सर। यहीं से तो तुर्क लोग आए थे बेटा। टर्की मुस्लिम कंट्री है? अरे इजराइल का नाम सुना है? हाँ वो तो सुना है। वो इजराइल के साथ एक कंट्री है जो लगातार लड़ने में लग रहा है, उसका नाम पता है? पैलेस्टाइन या पैलेस्टीन या फिलिस्तीन या फिलिस्तीन। तो सपोर्ट कौन कर रहा है उसको? उसको टर्की ही तो सपोर्ट कर रहा है बेटा। गलत कौन है फिर उनमें, टर्की वाले लोग? गलत और सही तो अपन बाद में देखेंगे, वो तो अलग चीज है। वो तो देखो बेटा पूरा एक ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट इशू, पूरी क्लास उसमें चली जाएगी फिर उस तरफ। हालांकि सबका अपना अपना लॉजिक है। शुरुआत में जब इजराइल छोटा सा कंट्री था, टर्की ने और बाकी कंट्रीज ने मिलकर के उस पर अटैक किया, 7 कंट्रीज ने मिलकर के अटैक किया और उन्होंने सोचा कि हम इसको खत्म कर देंगे। हाँ, इसको खत्म कर देंगे, हम इजराइल को अपने में मिला लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, इजराइल जीत गया और इजराइल ने बाकी कुछ फिलिस्तीन का पार्ट अपने में मिला लिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इजराइल पे अटैक करता है फिलिस्तीन, इजराइल इतना पावरफुल है कि उसने 80% के आसपास, 70% से ऊपर जो पैलेस्टीन है उसको कब्जे में ले लिया आपने। अब वो इजराइल का पार्ट बना दिया है। सर गाजा स्ट्रिप छोटा सा रह गया है और उधर नॉर्दर्न वो रह गया है। मतलब सर अनऑथराइज तरीके से ले लिया है। अब जैसे कब्जा कर लेते हैं दूसरे कंट्रीज पे, जैसे चाइना ने कब्जा कर रखा है इंडिया के कुछ पार्ट पे या तिब्बत के कुछ पार्ट पे, ठीक तो है? फिर तो गलत है ना? गलत कैसे हो सकते बेटा? अटैक किया था ना बाकी कंट्रीज ने पहले इसके ऊपर, फिर ये हारा नहीं, इसके ऊपर कब्जा करने के लिए अटैक किया था, ये हारा नहीं, इसने उल्टा कब्जा कर लिया। इजराइल वही कंट्री है ना जहाँ हर इंसान को सोल्जर की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज में है वैसे। इसका मेन रीजन यही है ना कि फिलिस्तीन वालों को तो हथियार रखने के लिए मना कर दिया था जब उनका बंटवारा हुआ था तब से। वो ट्रीटी, वो जो बंटवारा हुआ था वो ये इसी बेसिस पे ही हुआ था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये खत्म हो जाए इस तरीके से, क्योंकि अगर
फिर उनके पास लड़ाई होगी, हथियार होंगे तो फिर वो अटैक करेंगे। लेकिन अभी भी गाजा में कुछ कुछ फंडिंग आ रही है तो वहां से वो लोग अटैक करते हैं, छोटा सा वो मारते हैं, छोटी सी 1-2 मिसाइल गाजा में, इजराइल वाले उठा के पूरा बम्बार्डमेंट करते हैं, कब्जा लेते हैं पूरा हिस्सा। यस सर। एनीवेज चलो वहां पे नहीं जाएंगे, तो ये थोड़ा सा बस समझा दिया मैंने कि ऑटोमन टर्की एम्पायर वो ही एम्पायर था। सर ब्रसेल्स जो दे रखा है वो बेल्जियम की कैपिटल है ना? एक तो मुझे किसी किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है या तो शायद मेरे साथ ही। सर हाँ सर ये जो ब्रसेल्स दे रखा है ये बेल्जियम की कैपिटल है। हाँ ब्रुसेल्स नहीं, रुक जा मेरे को देखने दे। हाँ बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको कौन पढ़ेगा? मैं कृष्णा। सर कहना है कृष्णा आज तूने एक्सप्लेन किया है, आज जैद ने तूने भी एक्सप्लेन किया, लेकिन सर कहना है मानवी। मानवी हाँ बच्चा तुम पढ़ो, बिल्कुल वेरी गुड पढ़ो। Okay, sir. An event that mobilized the nationalist feeling among the educated elite across European was a Greek. सर वॉइस बहुत लो आ रही है। मानवी बेटा थोड़ा सा जोर से पढ़ो। Okay, sir. An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence amongst the Greece, which began in 1821. Nationalists in Greece got support from the Greeks living in exile, and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. Poet and artist launched Greece as the cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. कॉन्स्टेंटिनोपल। Okay, sir. ठीक है ओके मनोज के लिए बोला था, किसके लिए बोला था? ठीक है मनोज एक बार जरा बताओ। यस सर। सर जितने भी यहाँ इवेंट्स हो रहे थे उसको एक तरीके से जो वहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ग्रीस में, इस ऐसे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हो रहे थे ग्रीस में, जिससे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्रांस के साथ साथ ग्रीस से भी लोगों ने इंस्पायर होकर रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। सो जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से, लेकिन वहाँ पे भी अब लोगों के अंदर धीरे धीरे ये स्टार्ट होने लगे। जैसे 1815 के बाद फ्रांस में दोबारा रिवोल्यूशन लोगों ने स्टार्ट किया, तो ग्रीस के लोगों में भी आया कि हम ऑटोमन एम्पायर से हमारी कंट्री को सेपरेट करना चाहते हैं। तो सर उन्होंने ऐसे बहुत सारे फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दी और उन्हें बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्जाइल में, जैसे हमने सर पिछले कुछ टॉपिक्स पे एग्जाइल के बारे में पढ़ा, ग्रीक के कुछ ऐसे लोग थे जो रिवोल्यूशन पहले करना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर के साथ, ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, तो उन्हें एग्जाइल कर दिया गया, मतलब देश से निकाल दिया गया था। तो उन लोगों ने भी सपोर्ट किया इस रिवोल्यूशन में, जो जितने भी वहाँ जो भी लोग मिलके रिवोल्यूशन कर रहे थे उनका इन्होंने जो लोग एग्जाइल में चले गए थे उन्होंने उन लोगों का सपोर्ट किया। और ऐसी बहुत सी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी थी जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि उन कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनका ग्रीक के कल्चर के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है, तो उन्होंने ग्रीक का कल्चर और कनेक्शन था, तो उन्होंने ग्रीस को इस वॉर में हेल्प की ताकि वो जो ऑटोमन एम्पायर है उसको उससे अपने आप को फ्री करा सके। तो सर ऐसे बहुत से पोएट भी थे और आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने
ग्रीस को अपलॉड किया एक तरीके से, उसकी सराहना की, क्योंकि एक ग्रीस ही था जो यूरोपियन की सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा रहा था, यूरोपियन की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उसे फॉलो कर रहा था। बाकी बहुत सी कंट्रीज थी जहाँ पे धीरे धीरे सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी। और ऐसे उन्होंने जितने पोइट्स थे और आर्टिस्ट थे, उन्होंने लोगों को भी मोबिलाइज किया एक तरीके से, इन्फ्लुएंस किया कि आप इस जो हम वॉर कर रहे हैं, ये ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें सपोर्ट करो। तो उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को भी मोबिलाइज किया जिससे उन्हें सपोर्ट आगे जाके मिला। तो सर एक इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड ब्रेन नाम के, उन्होंने इस वॉर के लिए बहुत सारे फंड भी इकट्ठा किए जो ताकि ये वॉर को हम लड़ सकें। और उनको उनका एक डाइट का कॉज बताया गया 1824 में फीवर से उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद फाइनली एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक ट्रीटी हुई थी 1832 में, जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। सर ओके बेटा, चलो देखो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि कैसे यूरोप में जो चीज शुरू हुई थी वो अब उसके आसपास के एरिया में भी फैल रही थी। आप देखोगे एक लाइन इसमें आपको दिखती है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इट इज 1 2 3 क्या हो गया, सर यहाँ पे सर कॉन्स्टेंटिनोपल एट्थ लाइन अगर हम देखें, रुको जरा देखिए, एट्थ लाइन अगर हम देखें, poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization। मतलब क्रेडल होता है पालना, झूला, छोटे बच्चों का होता है ना। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि जो सभ्यता, जो सेंसिबिलिटी, जो लिबरलिज्म, जो कहना चाहिए जो फ्रीडम, जो फीलिंग ऑफ फ्रीडम थी, वो सब जो फ्रांस में या फिर यूरोप में शुरू हुई थी, वो उसको पालने का काम, उसको पोसने का काम, उसको झूला झुलाने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम कहाँ हुआ? ग्रीस में हुआ, ठीक है। नाउ इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट that the Greece was to be free from this Ottoman Empire। Ottoman Empire basically वो 15th century से ही उसी के पास में था, यानी 1400 से अगर हम ले लेते, ठीक है, 1400 के बाद से वो उसी के पास में था। एंड अगर हम देखें तो वहां के लोगों में भी वो सेंस ऑफ फ्रीडम आने लगा था जो उन्होंने वहां देखा था, ठीक है, यूरोप में। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, यूरोप के कुछ लोगों ने उनको हेल्प भी करना शुरू किया, जिसमें कि जो ये 1821 के आसपास ये फिर से शुरू हुआ, ठीक है। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। Now Greek culture is totally different from Muslim cultures, ठीक है। ग्रीस में लोगों का रहना सहना का तरीका, वहां की सिविलाइजेशन, वहां की संस्कृति, उनका तरीका, वो एक मुस्लिम कल्चर से बिल्कुल अलग था। क्योंकि टर्की जो एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर जो था, उसमें थोड़ा मुस्लिम कल्चर्स थे, वो लोग उस तरह से उनको पूजा, रिलीजियस जहां पर क्लैशेस आने लगे, तो वो चीज थोड़ा सा अलग अलग लोग सोच रहे थे वहां पर भी। तो उन लोगों ने भी उनको हेल्प किया, ऐसे वेस्ट यूरोपियंस ने जो उनको समझते थे कि भाई ये जो इनके साथ कल्चर के साथ हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा, ये गलत है, ठीक है। तो फिर यही सब था, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं तो एक पोएट थे लॉर्ड बायरन करके, उन्होंने बेसिकली क्या किया कि वो उन्होंने पैसे इकट्ठा किए उन लोगों के लिए, उनको फंड्स दिए, ठीक है, ही रेज्ड फंड्स, और खुद वो फाइनली ही वेंट इनटू अ बैटल, और जहां पर उनको कहते हैं कि फीवर की वजह से 1824 में डेथ हो गई उनकी। लास्ट में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी 1832 में, जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर है क्या? यस अंडरस्टूड। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू।
थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. Bye, everyone.